नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हालांकि मैं जल्दी राजनीतिक विश्लेषण करता नहीं हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक 5 मैंने विश्लेषण किए थे और ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि उत्तर प्रदेश के वो विश्लेषण सटीक सिद्ध हुए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू किया कि गुजरात के विषय में या एमसीडी दिल्ली के चुनाव के विषय में कुछ आकलन करें। मेरा आकलन भी इन प्रदेशों में जाने के बाद, दिल्ली में तो मैं रहता ही हूँ, गुजरात में भी प्रवास हुआ, उसके बाद आज योगी जी का बयान आया। योगी जी के बयान के बाद गुजरात की राजनीति साफ दिखने लगी। बहुत बड़ी समस्या लोगों के मन में थी। लोगों के मन में ये था कि आखिर सेकंड पार्टी कौन सी है। वो 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 20 सीट, 25 सीट लेकर आएगी, लेकिन सेकंड पार्टी कौन सी है। ये तो बात पक्की है कि गुजरात में सरकार लंबे समय से बीजेपी की है और इतने लंबे समय से सरकार होने की वजह से लोगों के मन में या पार्टियों के मन में एक बात तो जरूर गूंजती है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी का लाभ कौन ले सकता है। तो एंटी इनकम्बेंसी का लाभ लेने के लिए 2 बड़ी पार्टियां अपना क्लेम करती हैं। उसमें कांग्रेस, जो सदैव से भारतीय जनता पार्टी के अपोनेंट पार्टी रही है गुजरात में, पिछला चुनाव भी अच्छे लड़े थे, उससे पहले वाला चुनाव। तो मोदी जी के जाने के बाद गुजरात के चुनाव, मोदी जी के जाने से मतलब है कि गुजरात में जब मोदी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने और पहला चुनाव 2002 का हुआ, तो उस चुनाव के बाद एक बड़ी श्रृंखला चली, क्योंकि 2002 के चुनाव का मतलब था कांग्रेस ने मोदी जी को मौत का सौदागर कहना। 2002 के चुनाव का मतलब था कि मोदी जी के सामने बहुत सारे चैलेंज आना। अब उन चैलेंजों को 2022 यानी कि 20 वर्ष के बाद क्या सिचुएशन होगी। हालांकि सेलिब्रेट हो रहा है मोदी जी 20, मतलब मोदी जी के राजनीति में आने के 20 वर्ष बाद, राजनीति मतलब सरकार के 20 साल, और बड़े सारे कार्यक्रम देश में चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि वो सक्सीड कर सकती है, क्योंकि उसको लगता है वो कांग्रेस से ज़्यादा खतरनाक है। कांग्रेस से ज़्यादा खतरनाक से मतलब है कि कांग्रेस जितने निगेटिव काम कर सकती है पिछले 70 वर्ष में, जो कुछ भी किया होगा उससे ज़्यादा वो कर सकते हैं। और जो एक धड़ा सरकार के विरुद्ध है, मैं मान के चलूँ कि 50% अगर सरकार को वोट मिलते हैं, बीजेपी को वोट मिलते हैं, तो बाकी के 50% में सारे हैं। तो जो बाकी के 50% वोट हैं, उन वोटों को मैं इकट्ठा ला सकता हूं और सरकार बना सकता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल्ली में हुआ। दिल्ली में उन्होंने जो फ्री का फार्मूला खूब सारा बांटा, खूब सारा कहा, उसका परिणाम भी निकला। क्यों? क्योंकि दिल्ली में 80% आउटसाइडर है, जिसको दिल्ली के विकास से बहुत लेना देना नहीं होता। वो अपना भरण पोषण करने आया है। वो अपना भरण पोषण करने आया है और उस भरण पोषण में वो ये सोचता है कि अगर मेरे 1000 रुपये बचते हैं तो 12,000 रुपये साल के, और जब तक सरकार रहेगी तो 60,000 रुपये बचते हैं मेरे, और 60,000 रुपये अगर मेरे बच जाते हैं तो उसको लगता है कि जब मैं अपने घर बिहार में जाऊंगा तो 60,000 रुपये में वहाँ एक कमरा खड़ा हो जाएगा। तो जितनी देर सरकार रहेगी, मैं 5 साल रहा, ऐसा मानना है कि 5 साल रहा तो एक कमरा खड़ा हो जाएगा। उसको दिल्ली के विकास, देश कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, उससे थोड़ा कम मतलब रहता है। हाँ, बाकी चिंताएं ये ज़रूर रहती हैं कि देश का बंटाढार करने वाला व्यक्ति दिल्ली में बैठा हुआ है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करता है, जो एयर स्ट्राइक पर सवाल करता है, जो मौलाना को सैलरी बांटता है, जो केंद्र सरकार से लड़ने के अलावा एमसीडी से तो लड़े, मतलब नीचे से तो लड़े, ऊपर से तो लड़े, जो वो करना उल्टा सीधा चाहते हैं, उसके लिए जो धन की आवश्यकता है, उसके लिए जिन कानूनों की आवश्यकता है, उसके लिए जो शक्ति की आवश्यकता है, वो सब शक्ति उस व्यक्ति को चाहिए, ऐसा लोगों का विचार रहता है। लेकिन वो शक्ति उसको चाहिए, ये लोगों को पता है कि ये सब गड़बड़ है, लेकिन साथ में ये भी है कि नहीं, केंद्र में तो मोदी सरकार है ही, इसलिए दिल्ली में जब भी केंद्र का वोटिंग होता है तो वो केंद्र के पक्ष में फुल जाता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि यहाँ से लाभ ले लो और सुरक्षा उनसे ले लो, ये मन में रहता है। लेकिन गुजरात की सिचुएशन दूसरी है। वहाँ आउटसाइडर ज़रूर है, लेकिन आउटसाइडर उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर दिल्ली में है। दूसरी बात ये भी है कि गुजरात एक व्यापारिक स्टेट है। व्यापारिक स्टेट होने के नाते उसको व्यापारिक फैसिलिटी चाहिए होती हैं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
गुजरात के लोगों को अगर ये प्रलोभन दिया जाए कि हम बिजली फ्री दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात के लोग उससे अट्रैक्ट होंगे। गुजरात के लोगों को अगर ये प्रलोभन दिया जाए कि हम पानी आपको देंगे, तो उससे बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। गुजरात के स्कूलों को अगर ये प्रलोभन दिया जाए कि हम स्कूल बना देंगे, तो गुजरात में स्कूलों की कोई कमी नहीं है। गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने प्रकार की एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्सिटियां हैं, वो सब गुजरात में हैं। ठीक है, इसलिए गुजरात में हॉस्पिटल की बात अगर कोई करता है, तो हॉस्पिटल की भी कमी गुजरात में नहीं है और गुजरात में धन की भी कमी नहीं है। इसलिए गुजरात में अगर ये प्रलोभन दिया जाए, तो इससे बहुत लाभ होने वाला नहीं रहता है, जैसा कि दिल्ली में रहता है। मैं मानता हूं दिल्ली में चल सकता है ये फॉर्मूला, महानगर एक किसी महानगर के में चल सकता है। अगर आप मुंबई की बात करें, तो मुंबई की जो बीएमसी का चुनाव रहता है उसमें भी चल सकता है, लेकिन ये गुजरात में फार्मूला चलना थोड़ा मुश्किल काम है। ये हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में चलना थोड़ा मुश्किल काम, थोड़ा नहीं मुश्किल, मैं कहता हूं बहुत मुश्किल काम है कि इस तरह का विचार किया जाए। लेकिन भाई चुनाव तो कोई ना कोई लड़ेगा, और जो दो पहलवान खड़े हों, एक दुबला हो और एक बड़ा तगड़ा हो, तो और चाव से लोग देखते हैं। मीडिया भी खूब प्रचारित करती है कि भाई एक सुकल्ला पहलवान आया है और एक तगड़े पहलवान को चैलेंज कर रहा है। ये वैसा ही गुजरात में है कि एक तगड़ा पहलवान खड़ा हुआ है जो लंबे समय से वहां सरकार में है, और एक पतला पहलवान, एक ऐसा पहलवान जिसने दिल्ली फतेह की है, वो सोचकर आया है कि वहां लड़ रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि चुनाव की स्थिति क्या है। चुनाव की स्थिति के विषय में अगर हम बात करें, तो योगी जी के आज के अपने वक्तव्य भाषण के बाद आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सुकून मिला। संजय सिंह का ट्वीट अगर देखेंगे, तो संजय सिंह उसमें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा भरसक प्रयास किया कि वो आम आदमी पार्टी का नाम ना लें, केजरीवाल का नाम ना लें, लेकिन महाराज जी, बाबा जी तो ले ही गए, क्योंकि संजय सिंह जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, दिल्ली में शासन कर रहे हैं, और वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसका जो व्यक्ति दिल्ली में है, वो थोड़ा निचले तबके का रहा है। उसका लाभ लेना, निचले तबके से मतलब उसके धन के लिए यहां पर आया था, उसका इन्होंने लाभ लिया है। तो संजय सिंह ने लिखा कि बाबा जी नहीं माने, बाबा जी ने अरविंद केजरीवाल का नाम ले ही लिया। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर दिया, और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो फिर उनको वोट दीजिए। भ्रष्टाचार चाहिए, गंदी राजनीति चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, या गाली गलौज चाहिए, तो उनको वोट दीजिए। अगर आपको स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें आदि चाहिए, तो हमको वोट दीजिए। ऐसा उन्होंने आह्वान कर दिया। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की गुजरात में तो कमी नहीं है, और ना ही गुजरात इन विषयों पर चुनाव लड़ता है, क्योंकि मोदी जी के वहाँ लंबे शासन के बाद ये सारी आवश्यकताएं इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ पूरी हो चुकी हैं। हाँ, फ्री वाला फार्मूला अगर वो कहते, तो एक बार थोड़ा सा 5-10% लोग जो मोदी विरोध की ही खाते हैं, वो उनसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। असल में अब बात यहां पर आती है कि मोदी विरोध और जो राष्ट्र का विरोध करने वाले लोग, जिनको हिंदुत्व अच्छा नहीं लगता, जिनको गुजरात के दंगों में अहमदाबाद का प्रकरण अभी भी कानों में खटकता है, पाकिस्तान में उसकी चर्चा अभी भी की जाती है, एक समुदाय विशेष में उस पर ही जोर दिया जाता है, वो तो कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ ही रहा है। उसके ऑप्शन के रूप में केजरीवाल हो सकते हैं। केजरीवाल हैं कि नहीं हैं ये पता नहीं, लेकिन उनको लगता है हो सकते हैं। तो अभी तक अस्थिरता थी कि आखिर हम चुनाव में हैं कि नहीं हैं। केवल केजरीवाल भाषण देकर, मीडिया सेट कर मीडिया में विज्ञापन देकर अपनी राजनीति चमका रहे थे, तो उनको ये लग रहा था कि हम चुनाव में हैं भी कि नहीं है, क्योंकि पीएम के भाषण और जो गुजरात में चुनाव चल रहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस से लड़ रही है लगातार, और कांग्रेस को ही अपना अपोनेंट भी मान रही है, क्योंकि जो चुनाव लड़ रहा होता है उसको ज्यादा अच्छा मालूम होता है कि आखिर हमारा चुनाव है किससे। तो भारतीय जनता पार्टी तो आम आदमी पार्टी का नाम ही नहीं ले रही थी, केजरीवाल का भी नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसको लगता था कि जो चुनाव में नहीं है उसका नाम लेकर क्या करना। और ये बात खटक रही थी आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा। उनको लगता था कि अगर हम चुनाव में नहीं हैं, तो इतना एफर्ट करने के बाद हमारा क्या होगा। योगी जी जब वहां पर गए,
तो योगी जी महाराज जी ने जो स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने जो कह दिया, हालांकि उन्होंने जो कहा उसका जवाब एक भी नहीं दिया, दोनों नेताओं में से किसी ने भी ट्वीट से भी नहीं कहा और वैसे भी नहीं कहा। लेकिन मजे की बात यह आई कि उन्होंने दोनों ने सुकून महसूस किया, संजय सिंह ने भी, केजरीवाल ने, दोनों ने सुकून जरूर महसूस किया कि भैया मेरा नाम तो ले लिया और चुनाव उठ गया। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस का चुनाव अच्छा चल रहा था, लेकिन लोगों के बीच में वो दिख नहीं रहा था। किसी भी पार्टी की दो तरह की स्ट्रैटेजी रहती है। भारतीय जनता पार्टी की जिस समय वो सत्ता में नहीं थे, उस समय उत्तर प्रदेश में पहली बार 2017 का चुनाव जब लड़ा था, तो आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव में 6 महीने पहले तक लोग कह रहे थे कि भाई ये बीजेपी तो यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ रही, लेकिन बीजेपी बूथ तैयार कर रही थी। उस समय प्रभारी अमित शाह जी हुआ करते थे, बूथ तैयार हो रहा था, पन्ना प्रमुख तैयार हो रहा था, साइलेंटली अंदर अंदर काम चल रहा था। और उसके बाद चुनाव में जब वो आए तो 1 महीने में चुनाव उठा और 2 महीने में चुनाव चित्त हो गया। वैसा ही कुछ कांग्रेस भी कर रही है, क्योंकि जब वो सत्ता में नहीं है, जब वो सीधे चुनाव में नहीं है, तो फिर वो हो करके करेंगे क्या? वो अंदर अंदर काम गुजरात में कर रहे हैं। ये बात पीएम ने इशारों में कहा भी कि भाई आप उसको, कांग्रेस को कमजोर मत समझो, चुनाव कांग्रेस का है, कांग्रेस अंदर अंदर काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस को चारों ओर से घेरने की व्यवस्था करो। बात ठीक थी, लेकिन फिर भी देश में एक धड़ा कह रहा था कि भैया चुनाव नहीं उठ रहा। उसके लिए कांग्रेस के मिस्त्री ने, मधुसूदन मिस्त्री करके उनका नाम शायद है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को औकात दिखाने की बात कर दी, तो वो फ्रंट में भी आ गया। चुनाव जो अंदर अंदर चल रहा था वो फ्रंट में सामने भी आ गया, और फ्रंट में सामने जब चुनाव आ गया तो इस विषय पर केजरीवाल को सबसे ज्यादा कष्ट हुआ होगा। लेकिन उनका सबसे बड़ा चिंता यह थी कि अगर हम चुनाव में हैं कि नहीं है, तो बाबा जी ने जब कह दिया कि ये जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, ये जो दिल्ली से आतंकवाद के सबसे बड़े समर्थक आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद का सच्चा हितैषी दिल्ली से आया। अब ये तो केजरीवाल के लिए वाह-वाह हो गई, क्योंकि वो आतंक को पोषित करने वाला वर्ग, जिसको ये लगता था कि नहीं कांग्रेस ही उनको पोषित कर सकती है, भगवा आतंकवाद कांग्रेस का डोमेन है, ये कैसे इसमें चुनाव लड़ेंगे, वो तो खुश हो गए। उनको लगा कि अब महाराज जी ने मेरा नाम ले लिया है, इसका मतलब कहीं हम चुनाव में तो नहीं आ गए, कहीं चुनाव मेरी तरफ तो फोल्ड नहीं हो रहा। महाराज जी ने स्ट्रैटेजिकली चुनाव उनके पक्ष में, क्योंकि कांग्रेस का चुनाव बहुत भारी हो चुका है अंदर अंदर, इसलिए आम आदमी पार्टी भी चुनाव में आ जाए, तो महाराज जी ने सिस्टमेटिकली उनका नाम ले लिया। आज का ट्रेंड यह है कि योगी जी जिसका नाम लेंगे वो अपने आप चुनाव में फाइट में आ जाता है, मोदी जी जिसका नाम लेंगे वो ऑटोमेटिकली चुनाव में आ जाता है। तो योगी जी ने नाम ले लिया केजरीवाल का, तो केजरीवाल चुनाव में अंदर दिखाई देने लगे, केजरीवाल को खुश भी हुए, और संजय सिंह ने ट्वीट भी कर दिया कि भैया चलो हम चुनाव में तो हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने मान लिया, योगी जी ने मान लिया, उत्तर प्रदेश से आए। मोदी जी चुनाव कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, तो कांग्रेस का भी चुनाव, मिस्त्री मोदी जी को गाली दे रहा है तो उनका भी चुनाव सामने आ गया। तो इस तरह से अभी सिचुएशन ये बन रही है कि अब कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी 50-50 पर है, और मुख्य पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी सामने दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी, अगर ये दोनों अच्छे से चुनाव लड़ते हैं, तो फिर सिचुएशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत कर चुकी है, ये निश्चित हो चुका है। क्यों? क्योंकि मोदी जी और योगी जी ने अलग अलग सेपरेटली दो पार्टियों के नाम लिए हैं, दोनों पार्टियां अपने अपने आप में खुश हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तो आम आदमी पार्टी को मिल गई, क्योंकि कोई लीडर उनका नाम ही नहीं ले रहा था, उनका नाम सामने आ गया तो वो इससे खुशी से बाजे नहीं मान रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जरूर चरणों के हिसाब से मैं अगले विश्लेषण करूंगा और आपको इसकी सूचना भी दूंगा जैसा मेरी समझ में आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।